नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का जननांकीय परिदृश्य अर्थात डेमोग्राफी को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। इसके साथ ही डेमोग्राफी का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को भी पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं जननांकीय परिदृश्य। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, वहां की जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, कार्यशील जनसंख्या इत्यादि इत्यादि आंकड़ों का अध्ययन करना ही जननांकीय परिदृश्य कहलाता है। और किसी भी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास के लिए डेमोग्राफी की जानकारी होना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हमें किसी क्षेत्र विशेष की जननांकीय परिदृश्य या डेमोग्राफी की जानकारी है तो उस क्षेत्र में जो जितनी भी विकास नीतियां हैं, राइट, उस क्षेत्र हेतु विकास नीतियों का निर्माण क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हमें हमारे प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को कम करना है तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले उन जिलों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बहुत ही अधिक है। फिर उन जिलों में उपयुक्त नीति का निर्माण करके उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। वैसे यदि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है तो पहले ये तो जानकारी हो कि किन जिलों में जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है। तो डेमोग्राफी की जानकारी होने से क्षेत्र विशेष के लिए विकास नीतियां जो हैं उनका निर्माण बहुत ही आसान हो जाता है। फिर जो नीतियां हैं उनका नीतियों का क्या हो जाएगा, क्रियान्वयन, राइट। अगर कोई नीति है, राइट, कोई विकास नीति है, शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य नीति है, तो उसके क्रियान्वयन में भी डेमोग्राफी मदद करती है। जैसे सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4000 करोड़ अलॉट किए हैं, आवंटित किए हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, उन 4000 करोड़ को हम उन जिलों में खर्च करेंगे जहां की जो है शिशु मृत्यु दर बहुत ही ऊंची है या जहां पर मातृ मृत्यु दर बहुत ही ऊंची है, राइट। अगर उन क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे तो उसमें भी डेमोग्राफी से हमें जानकारी होती है कि किस में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, किस में कम है। तो नीतियों का जो क्रियान्वयन है वह भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो जितने भी विकास नीतियों का निर्माण आसान हो जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन आसान हो जाता है। इसके साथ ही क्षेत्र विशेष की जानकारी भी प्राप्त होती है, राइट, कि उस क्षेत्र में शिक्षा दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, राइट। और चौथी चीज ये है कि उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु, राइट, ऐसा नहीं कि केवल और केवल आर्थिक विकास की बात करें। अगर हमें डेमोग्राफी की जानकारी है तो हम उस क्षेत्र के लिए शिक्षा के संबंध में, राइट, स्वास्थ्य के संबंध में, राइट, जनसंख्या कम करने के संबंध में, राइट, और हर एक क्षेत्र में उस क्षेत्र के लिए हम नीति बना सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं और इससे हमारे प्रदेश या उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक विकास में भी डेमोग्राफी की जो है वो मदद ली जा सकती है, राइट। इसके साथ ही जो डेमोग्राफी है या जननांकीय परिदृश्य है, इससे हम उस क्षेत्र विशेष की जो प्रवृत्तियां हैं या उस क्षेत्र विशेष के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि जैसे अगर हमें किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का आयु समूह पता है तो हम उस आधार पर भी कई निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र विशेष में 0 से लेकर 6 वर्ष, राइट, यदि किसी क्षेत्र विशेष में 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के जो जनसंख्या है वो क्या है, अधिक है। अगर ये जनसंख्या अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो है उच्च क्या है, जन्म दर है।
राइट। और दूसरी चीज, वहां की जो जनसंख्या है वो कैसी है, युवा जनसंख्या है। राइट। तो जिन क्षेत्रों में 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष तक, जिन क्षेत्रों में 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या अधिक होगी, इसका तात्पर्य है कि वहां पर जो है जन्म दर बहुत ही ऊंची है और वहां की जो जनसंख्या है वो कैसी है, युवा जनसंख्या है। राइट। जिन क्षेत्रों की, जिन राज्यों की, जिन देश की जो जनसंख्या है वो 15 से लेकर अगर 59 वर्ष की क्या है, अधिक है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, राइट। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहां पर या उस देश में कार्यशील जो जनसंख्या है उसका अनुपात क्या है, ज्यादा है। और ये हमेशा अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि के लिए अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए भारत की जो अधिकांश आयु वर्ग की जनसंख्या है वह 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या है। अर्थात दुनिया में सबसे अधिक जो कार्यशील जनसंख्या है या युवा आबादी है वो कहां पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और अगर इस आबादी को प्रशिक्षित किया जाए, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा दी जाए, तो ये हमारे लिए मानव संसाधन के रूप में कार्य करेगी। अन्यथा ये जो है ये विडंबना भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जिन क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या ज्यादा, वहां पर उच्च जन्म दर होगी। जहां की जनसंख्या 15 से लेकर 59 आयु वर्ग की है वहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी। राइट। और तीसरी चीज ये है कि जिन देश की जो जनसंख्या है वो 60 वर्ष से क्या है, 60 वर्ष से अधिक है। राइट। 60 वर्ष से अधिक है अर्थात वहां पर एजिंग या वृद्ध जनसंख्या, एजिंग जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अर्थात वो उन देशों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर क्या किया जाएगा, अधिक खर्चा किया जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश की अगर हमें आयु वर्ग की जनसंख्या का जानकारी है तो हम निम्नलिखित जो है वो अध्ययन जो निम्नलिखित जो है वो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। राइट। इसके साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह भी जो है उस देश की नीति निर्माण के लिए या देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस आधार पर भी जो है जनसंख्या वृद्धि के आधार पर, राइट, जनसंख्या जो वृद्धि है उसके आधार पर भी जो है हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो कैसी हो सकती है, विस्तारवादी, विस्तारवादी जनसंख्या। या फिर किसी देश में जो जनसंख्या है वो कैसी होती है, स्थिर जनसंख्या पाई जाती है। राइट। या फिर किसी देश में जो है ह्रासमान प्रवृत्ति होती है। तो किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि की ये 3 जो है प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। एक विस्तारवादी जनसंख्या, दूसरी क्या हो जाएगी स्थिर जनसंख्या, और तीसरी क्या हो जाएगी ह्रासमान जनसंख्या हो जाएगी। राइट। अब इन तीनों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम देखें किसके बारे में, विस्तारवादी जनसंख्या के बारे में। तो विस्तारवादी जनसंख्या को समझने के लिए अगर हम मैप बनाते हैं, राइट, जैसे ये यहाँ पर 0 हो गया, ये यहाँ पर 2 4 6 8 10, वैसे 2 8 और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब भी जो जनसंख्या है, जनसंख्या को जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम एक तरफ लेते हैं पुरुष जनसंख्या और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, महिला जनसंख्या। यहाँ पर जो है वो हम लेते हैं आयु। तो यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या का जो है प्रतिशत, वृद्धि का जो है प्रतिशत, और इधर लेते हैं हम आयु। राइट। जैसे यहाँ पर हो गया 10 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर 20 वर्ष, 30 वर्ष,
40, 50, ये इस तरीके से। तो अब देखिए यहां पर समझिए कि जिन देशों में विस्तारवादी जनसंख्या होती है उसका मतलब क्या हुआ। देखिए जिन देशों में विस्तारवादी जनसंख्या होती है उन देशों में इस तरीके की जो है एक ट्रायंगुलर शेप में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि जिन देशों में जो है युवा आबादी, जैसे अगर हम ये कहें कि यहां से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 वर्ष, तो शून्य से लेकर 10 वर्ष की जो जनसंख्या है, ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या का अनुपात अन्य जनसंख्या की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यहां पर क्या लिए जाता है, जैसे इधर हमने फीमेल, एक तरफ हम फीमेल लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, मेल लेते हैं। इस तरीके से जो है जनसंख्या वृद्धि दर को एक चार्ट के माध्यम से समझा जाता है। इधर फीमेल, इधर मेल, इधर आयु और इधर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। और जब किसी देश की जनसंख्या को जब यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट किया जाता है और अगर हमको ऐसी त्रिभुजा आकार आकृति प्राप्त होती है, कैसी, त्रिभुजाकार, राइट। तो जिन देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर का जो चार्ट है वो त्रिभुजाकार प्राप्त होता है, ये जिसको जनसंख्या पिरामिड भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर ये जनसंख्या पिरामिड है, राइट। तो जिन देशों का जनसंख्या पिरामिड कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, अर्थात उन देशों में क्या होती है, उच्च जन्म दर होती है, राइट। और उच्च दर, यहाँ पर उच्च जन्म दर होती है। इसके साथ ही इन देशों की जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो 0 से लेकर जो 8 वर्ष होती है, इसमें क्या होती है, सर्वाधिक होती है, राइट। ये जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 0 से लेकर 8% या उससे क्या होती है, अधिक होती है, राइट। तो यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो 8%, राइट। आज जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो 8% या उससे कहीं अधिक होती है। तो यहां पर एक तरीके से अगर हम देखें तो 0 से लेकर 8% से क्या होती है, अधिक होती है, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो नाइजीरिया की क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, नाइजीरिया की जनसंख्या हो जाएगी, बांग्लादेश इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, राइट। तो इन देशों की जो जनसंख्या है, राइट, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर का जो पिरामिड है या जिसको हम कह सकते हैं जनसंख्या पिरामिड है, अगर जनसंख्या पिरामिड त्रिभुजाकार है, इस तरीके का आकार है, अर्थात 0 से जो 10 एज है या जो युवा आबादी है उसका बहुत अधिक प्रतिशत होता है, फिर जो युवा आबादी वो घटती जाती है। तो इस तरीके से इन देशों की जो है उच्च जन्म दर होती है, राइट। इसके साथ ही इनमें जो वृद्धि दर वो भी क्या होती है, 0.8% या उससे भी क्या होती है, अधिक होती है, राइट। अब दूसरा जो है हमने यहाँ पर देखा था, कौन सी हो जाएगी, स्थिर जनसंख्या हो जाएगी, राइट। तो स्थिर जनसंख्या हम किसे कहेंगे, देखिए जिन देशों का जो जनसंख्या पिरामिड होता है, राइट, जिन देशों का जो जनसंख्या पिरामिड है वो कैसा हो, घंटी के समान, ये 0, राइट, इस तरीके का। चलिए, तो जिन देशों का जो जनसंख्या पिरामिड लगभग घंटी के आकार का होता है, यहाँ पर अगर ये जनसंख्या पिरामिड जो है वो कैसा है, घंटी के आकार का है, वेल आकार का होता है, अर्थात यहाँ पर जो युवा आबादी होती है उसका प्रतिशत क्या होता है, कम होता है।
थोड़ा बहुत जो युवा आबादी होती है उसका जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो जो घंटी के आकार की जो जनसंख्या पिरामिड होता है उन देशों में क्या होती है, स्थिर जनसंख्या होती है, या रिफ्लेस जिसको हम जनसंख्या कहते हैं। जब जनसंख्या वृद्धि दर 2% 4% के लगभग लगभग होती है तो इसको स्थिर जनसंख्या भी कहा जाता है। और जब ये पिरामिड प्राप्त होता है तो ये घंटी के आकार का जो है क्या है, पिरामिड प्राप्त होता है, राइट। इसके साथ ही जैसे अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, या हमारे भारत की जनसंख्या कुछ 2050 के बाद में जो स्थिर जनसंख्या के समथिंग हो जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो कैसी है, स्थिर जनसंख्या है, जिसमें जितनी जो जन्म दर होती है। तीसरी चीज यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि स्थिर जनसंख्या उन देशों में होती है जिन देशों में जो जन्म दर होती है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन देशों में क्या होता है, जो जन्म दर है वो क्या होती है, बराबर होती है मृत्यु दर की। तो जिन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग लगभग बराबर होती है, अर्थात जितनी जनसंख्या में जन्म बच्चे लेते हैं उतनी ही जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या मृत हो जाती है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और यहाँ की जनसंख्या स्थिर जनसंख्या कहलाती है, राइट। इसके बाद में भी एक तीसरी कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, राइट। यहाँ पर ये जो जनसंख्या होती है इसमें ये जनसंख्या बिल्कुल क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, और इसकी जो जन्म दर है वो युवा आबादी से भी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, मतलब एक तरीके से ऋणात्मक भी हो सकती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर तो घंटी के समान आकृति मिलती है, और यहां पर इस तरीके से ये क्या होती है कि इसकी जो है जन्म दर और इसकी जो है वो मृत्यु दर ये भी लगभग लगभग क्या होती है, या तो शून्य होती है या ऋणात्मक होती है। तो जिन देशों में जन्म दर क्या हो, या तो शून्य या फिर क्या हो, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी देश में मृत लोगों की संख्या, प्रतिवर्ष मृत लोगों की संख्या अधिक होती है और जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम होती है, तो वहाँ की जो है जन्म दर जो होगी वो शून्य या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जो जितने भी विकसित देश हैं, ये विकसित देशों में लगभग लगभग यह है जो है जनसंख्या पिरामिड पाया जाता है, राइट। और इसको ही क्या बोला जाता है, ह्रासमान जनसंख्या बोलते हैं, जिससे जनसंख्या क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, जापान, राइट। जापान की जनसंख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि वहाँ पर जन्म दर जो है वो शून्य या उससे भी क्या है, कम होती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि या जो जनसंख्या पिरामिड है, इससे भी हमें हर एक देश की जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो जनसंख्या अगर किसी देश में जो जनसंख्या पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, अर्थात वहाँ पर उच्च जन्म दर होगी, राइट। जैसे मैक्सिको, बांग्लादेश, नाइजीरिया की, और इसमें जो पिरामिड होता है वो त्रिभुजाकार होता है। वहीं अगर स्थिर जनसंख्या होगी तो जो जनसंख्या पिरामिड होगा वो घंटी के आकार का होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या। और इन देशों में जो जन्म दर है वो मृत्यु दर के ही लगभग लगभग क्या होती है, बराबर हो जाती है, राइट। और तीसरी होती है ह्रासमान जनसंख्या, राइट। जिन देशों में जन्म दर शून्य या उससे भी ऋणात्मक हो जाती है तो वहाँ पर इस तरीके का जो है पिरामिड प्राप्त होता है। और ये जो पिरामिड है यह विकसित देशों में देखने को मिलता है, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो ह्रासमान जनसंख्या होती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हम किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राइट, वहाँ की डेमोग्राफी को समझ सकते हैं, और उस देश की विकास की प्रक्रिया को भी इस तरीके से समझा जा सकता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं मध्य प्रदेश की जननांकीय परिदृश्य, राइट। तो मध्य प्रदेश में जननांकीय जो परिदृश्य है ये एमपीपीएससी के अगर हम पुराने पेपर्स का अध्ययन करें तो
जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात का वितरण किन जिलों में पाया गया है, या मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व किन जिलों में पाया जाता है। कुल मिलाकर जो है मध्य प्रदेश में फैक्चुअल क्वेश्चन मेंस में आने की भी संभावना अधिक होती है। इसीलिए जनसंख्या का बेसिक जो है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ से भी जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम मध्य प्रदेश में जो डेमोग्राफी है उसका डेटा को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर 5 नंबर में 11 नंबर में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे उसका जो है वो विधिवत आप उसका उत्तर लिख सकें। तो अब हम मध्य प्रदेश में जननांकीय परिदृश्य या डेमोग्राफी को पढ़ेंगे, और ये जो डाटा है ये आपको याद होना चाहिए। मेंस में क्वेश्चन लिखने में ये डाटा हमको कोट करना है। सबसे पहले अगर हम देखें जनगणना के बारे में, तो स्पष्ट रूप से जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, जिसका संबंध जो है अनुच्छेद 246 में किया गया है, या जिसकी चर्चा अनुच्छेद 246 में की गई है, जिसके अनुसार संघ जो है वो हमारे देश में जनगणना कराने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही जो 2011 की जनगणना की गई थी वो हमारे देश की कैसी थी, 15वीं जनगणना है, परंतु स्वतंत्र भारत की जो है वो 7वीं जनगणना है। इसके साथ ही हमारे देश में डेमोग्राफी के उपयुक्त आंकड़े प्राप्त हो सकें, इसके लिए संघ सरकार या केंद्र सरकार ने 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की थी, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके साथ ही हमारे देश में सबसे पहले जो है जनगणना प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड मेयो को जाता है, जिन्होंने 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना करवाई थी। लेकिन ये अनियमित जनगणना थी। 1881 से लॉर्ड इरविन ने जो है नियमित जो है जनगणना को कराना प्रारंभ किया गया, और उसके बाद में हर 10 वर्षों में जो है भारत की जनगणना की गई, राइट। इसके साथ ही स्वतंत्रता के बाद में भी भारत सरकार ने यही पैटर्न जारी रखा, और वर्तमान समय में भी जो है 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। अगर मध्य प्रदेश की जनगणना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, और हमारे देश में जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 6% है। पहली चीज ये याद रखेंगे कि देश की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनसंख्या 6% है। इसके साथ ही जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश 5वां बड़ा राज्य है। पहले मध्य प्रदेश 6वां बड़ा राज्य था, परंतु आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन, राइट, आंध्रा में और तेलंगाना में हो चुका है। तो अब मध्य प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद में देश का जनसंख्या में 5वां सबसे बड़ा राज्य है, राइट। इसके साथ ही जो 2011 के जो आंकड़े थे वो जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा, जिसके महानिदेशक कौन थे, श्री सी चंद्रमौली थे, उन्होंने इन आंकड़ों को जारी किया था, राइट। मध्य प्रदेश की जो जनगणना है ये कौन सी जनगणना है, 6वीं जनगणना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1956 में हुआ था, और उस हिसाब से जो पहली जनगणना 1961 में हुई थी, तो जो 2011 की जनगणना होगी वो कैसी जनगणना होगी, 6वीं जनगणना होगी, राइट। अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनगणना को समझेंगे। ये चीज़ें आपने प्री में भी पढ़ी होंगी, अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर आपको डाटा बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जाम में विकल्प नहीं आएंगे, इसमें डाटा अगर आप लिख रहे हैं तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। 7 करोड़ 29 लाख है तो 29 लाख होना चाहिए। अगर 7 करोड़ 22 लाख लिखेंगे तो वो एग्जामिनर की दृष्टि से ये आपका अच्छी तथ्यात्मक प्रस्तुति नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 की जनगणना, जो कि मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी, इसके अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या अर्थात कुल व्यक्ति हैं 7,26,26,809, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 3,76,12,306, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का
51.79% है। अब बाकी की जो जनसंख्या है 3,50,14,503, ये मध्य प्रदेश में कुल स्त्रियों की संख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है 48 दशमलव कितना 21% है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 5.25 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 72.4% है। अर्थात इतने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहीं 2.01 करोड़ जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, अर्थात 27.6% जनसंख्या है वह शहरी जनसंख्या है। राइट। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें हो सकता है कि एग्जाम में किसी ट्रेंड को समझाना हो कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर को समझाइए, तो वहां पर आपके पास में क्लियरली जानकारी होनी चाहिए कि 2021 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर इतनी थी, 2011 में इतनी थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो घट रही है। 2001 में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 24.3 थी, अब 20 दशमलव कुछ हो गई है, तो इसका मतलब ये कि 4% जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। इसीलिए ये जो डाटा है ये हो सकता है 3 नंबर या 5 नंबर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो मध्य प्रदेश की 2001 एवं 2011 की जनगणना की हम यहाँ पर तुलना करेंगे। तो अगर हम कुल जनसंख्या देखें तो 2001 में कुल जनसंख्या थी 6 करोड़ 3 लाख, जो कि 2011 में बढ़कर हो गई 7 करोड़ 26 लाख 26,809। वही 2001 में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 24.34%, जो कि 2011 में कितनी हो गई 20.3%। अर्थात लगभग क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि दर में 4% की क्या हुई कमी हुई। 2001 में थी 24.34 और 2011 में बची 20.3, अर्थात जनसंख्या में 4% की जो है कमी आ गई है। राइट। वहीं लिंगानुपात 2001 में 919 था, जो कि 2011 में कितना हो गया है 931 हो गया है। अर्थात अगर हम देखें तो यहां पर 22, राइट, जो 12, राइट, तो जो लिंगानुपात है उसमें कितने की वृद्धि हुई है 12 की वृद्धि हुई है। राइट। 2001 की तुलना में 2011 में जो लिंगानुपात है वो 12 बढ़ गया है। वहीं अगर हम नगरीय लिंगानुपात की बात करते तो नगरीय लिंगानुपात था 898, जो कि बढ़कर हो गया है 918। वहीं ग्रामीण जो लिंगानुपात था वो 927 था, जो कि बढ़कर कितना हो गया 936 हो गया है। कहने का मतलब लिंगानुपात में भी बढ़ोतरी हुई है, शहरी एवं ग्रामीण दोनों लिंगानुपात में भी बढ़ोतरी हुई है 2001 की तुलना में। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये चिंता का जो है विषय है, ये कॉन्ट्राडिक्शनरी है, इसलिए परीक्षा में आने की इसकी भी संभावना है। राइट। जहां पर 2001 की तुलना में जो शिशु लिंगानुपात था वो 932 था, जो कि 2011 में घटकर कितना हो गया 918 हो गया है, और वर्तमान समय में भी ये लगभग इतना ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है अगली जनसंख्या में मध्य प्रदेश में लिंगानुपात पुनः क्या हो जाए कम हो जाए। राइट। वहीं अगर हम देखें साक्षरता दर पहले 63.7 थी, 2011 में 69.3 हो गई। राइट। वहीं पुरुष साक्षरता 76.1% थी, जो कि 2011 में 78.7 हो गई, अर्थात वृद्धि हुई। महिला साक्षरता 50.3 थी, जो कि लगभग 9% बढ़ के 59.2% हो गई। 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ 7 लाख थी, जो कि बढ़कर 1 करोड़ 8 लाख हो गई। जनसंख्या घनत्व 2011 में 196 था, जो कि बढ़कर 236 हो चुका है। राइट।
अब हम यहाँ पर जनसंख्या से सब्जेक्ट, अगर मध्य प्रदेश में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में, वो पूछा जा सकता है जनसंख्या वितरण का, कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या वितरण पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें फिर वहाँ पर ये जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या है और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। या फिर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो वहाँ पर आपको फिर 3 जिलों के नाम लिख देना है, राइट। तो हम सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या है 32,76,697। दूसरे नंबर पर जबलपुर, जिसकी जनसंख्या है 24,63,000। तीसरे नंबर पर सागर, जिसकी जनसंख्या है 23,78,000। वहीं चौथे नंबर पर है भोपाल, 23,71,000 क्या हो जाएगी 061। सागर की 23,78,000, भोपाल की 23,71,000 और रीवा की 23 लाख कितनी हो जाएगी 65,000। तो ये जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 बड़े जिले हो जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में सबसे पहला हो जाएगा निमाड़ी। ध्यान रखना ये जो 2 आंकड़े हैं ये 2011 के हैं, राइट। और जो नए जिले गठित हुए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये आंकड़ा लिया है। तो हम मान सकते हैं कि 52 जिलों के आधार पर हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में पहला हो जाएगा निमाड़ी, जिसकी कुल जनसंख्या है 4,04,000। दूसरे नंबर पर हरदा, जिसकी कुल जनसंख्या है 5,70,000। फिर तीसरा नंबर पर है आगरमालवा। आगरमालवा की जनसंख्या है 5,71,000। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या निमाड़ी, फिर हरदा, फिर आगरमालवा। जो चौथा जिला हो जाएगा वो उमरिया 6,44,000 और फिर श्योपुर 6,87,000, राइट। दूसरा क्षेत्रफल, राइट। तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश को समझेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, जिसका क्षेत्रफल है 11,815 किलोमीटर। दूसरा बड़ा जिला हो जाएगा सागर, जिसका क्षेत्रफल है 10,252 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा शिवपुरी हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 10,066 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा बैतूल 10,043 किलोमीटर स्क्वायर। फिर पांचवा बालाघाट 9,229 किलोमीटर स्क्वायर। अब समझते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले या न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। उसमें सबसे पहला हो जाएगा निमाड़ी, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है 1170 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से नवगठित जो निमाड़ी है या 52वां जिला निमाड़ी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में ही मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी कौन है, निमाड़ी है। और वहीं क्षेत्रफल में भी न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, निमाड़ी की 1170 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। दूसरा छोटा जिला हो जाएगा दतिया 2691 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा भोपाल 2772 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में अलीराजपुर 2701 किलोमीटर स्क्वायर। और पांचवा नंबर पर आ जाएगा आगरमालवा, जिसका क्षेत्रफल है 3182 किलोमीटर स्क्वायर। अब तीसरा हो जाएगा लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात से तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उसे उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 931 है। तो मध्य प्रदेश का 2011 में लिंगानुपात कितना होगा 931। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था 919 था, जो कि बढ़कर कितना हो गया 2011 में 931
31 हो गया। और अगर मध्य प्रदेश का देश में स्थान देखें तो वो 20वां हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को देखेंगे, और ये प्रश्न जो है वो पिछली बार भी आ गया था, राइट। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है बालाघाट, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं पाई जाती हैं। दूसरा अलीराजपुर का लिंगानुपात 1011, मंडला का 1008, डिंडोरी का 1002। इस तरीके से मध्य प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, और ये 4 जिलों के नाम बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला एवं डिंडोरी। इसके अलावा झाबुआ, जिसका लिंगानुपात कितना है, 990। अब बात करते हैं हम यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, भिंड हो जाएगा, राइट, जहां का लिंगानुपात कितना है, 837। और न्यूनतम लिंगानुपात पाए जाने का जो कारण है वो सभी क्षेत्रों में लगभग एक समान होता है, राइट। जैसे पुत्र को प्राथमिकता देना, पुत्री को पुराने जन्मों का बोझ समझना, राइट, दहेज प्रथा इत्यादि जो कुरीतियां हैं जो कि भिंड मुरैना या चंबल क्षेत्र में प्रेविलेंट है। यही कारण है कि जो भिंड मुरैना क्षेत्र है इसमें लिंगानुपात न्यूनतम पाया जाता है। तो भिंड में 837, राइट, मुरैना में 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तीसरा ग्वालियर 864, चौथा क्या हो जाएगा, दतिया 873, पांचवा शिवपुरी कितना हो जाएगा, 877। वहीं अब अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में अगर लिंगानुपात को समझा जाए तो पहला नंबर पर कौन आता है, अलीराजपुर। ध्यान रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, लेकिन 0 से 6 में कौन है, अलीराजपुर, जिसमें 1000 बालकों पर 978 क्या है, बालिकाएं हैं। दूसरा क्या है, डिंडोरी 970, तीसरा क्या है, मंडला 970, चौथा बालाघाट 967, और पांचवा हो जाएगा सिवनी 957। वहीं अगर हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखें तो वो हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा मुरैना 837, ग्वालियर 840, भिंड 864 और दतिया 873, राइट। अब पांचवा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है कि मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र विशेष में 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसमें कितने लोग पाए रहते हैं, या कितने लोग पाए जाते हैं, या कितने लोग निवास करते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को ही मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। 2001 में ये जो जनसंख्या घनत्व था वो 196 था, जो कि 2011 में बढ़कर 236 हो गया है। और जनसंख्या घनत्व बढ़ने से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पर, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में लोग अधिक निवास करेंगे, अर्थात जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा, राइट। अब मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं उनमें हो जाएगा भोपाल, कितना, 855, राइट, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 855 लोग रहते हैं। दूसरा इंदौर में 841, तीसरा जबलपुर, राइट, 473, ग्वालियर 446, मुरैना 394। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को समझते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पर डिंडोरी, कुल 94 लोग रहते हैं। श्योपुर, राइट, पन्ना 142, बैतूल 157, उमरिया 158, रायसेन और सिवनी 157, राइट। अब हम बात करते हैं साक्षरता की, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर साक्षरता से मतलब ये नहीं कि लोगों के पास में डिग्री होना चाहिए। साक्षर, सरकार के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो किसी भी एक भाषा में किसी भी जानकारी को पढ़ सकता है एवं
लिख सकता है। तो कोई भी नागरिक जो कि किसी एक भाषा में जानकारी या ज्ञान को पढ़ सकता है एवं लिख सकता है उसको साक्षर माना जाएगा। और मध्य प्रदेश के अगर हम सब सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा जबलपुर, जिसकी 81.1% जनसंख्या साक्षर है। दूसरा इंदौर 80.9 जनसंख्या, भोपाल की 80.4, चौथा बालाघाट में 77.1 और पांचवा ग्वालियर में 76.7% जनसंख्या साक्षर है। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो उन सब में अलीराजपुर, जिसकी केवल 36.1% जनसंख्या साक्षर है। दूसरा झाबुआ 43.3 साक्षरता है, बड़वानी की 49.1, श्योपुर की 57.4 और धार की 59.0% जो है वो साक्षरता है। राइट। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों में पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? जबलपुर, दूसरा भोपाल और यहाँ पर फिर इंदौर भी आता है। तो जबलपुर, भोपाल, बालाघाट, भिंड, फिर मंदसौर, फिर सागर और फिर ग्वालियर हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों में अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर श्योपुर और धार। अब जो चेंजेस होता है वो है महिला साक्षरता में। ध्यान रखें, पुरुष साक्षरता में सबसे पहले कौन है? जबलपुर है। वहीं महिला साक्षरता में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो भोपाल में 74.9, फिर जबलपुर में 74.4, फिर इंदौर में 74.0, फिर बालाघाट और फिर ग्वालियर। राइट। और वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो पहला अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और क्या हो जाएगा? शिवपुरी रहेगा। राइट। अब जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है कि पिछली जनगणना को आधार मानते हुए जो 10 वर्ष हैं उसमें कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसके प्रतिशत को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो 2001 की तुलना में 2011 में जितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि होगी उसे ही मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, जो कि हमने देखा था 2001 में कितनी थी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार थी 24.34, जो कि 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? 20.3%। अर्थात ओवरऑल 4% जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है? कम हुई है। वहीं अगर हम देखें तो ग्रामीण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 18.4%। और वहीं जो नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 25.6% है। अब आप सोच रहे होंगे कि शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाएं, जन्म दर, ज्ञान है, शिक्षा है, तो वहाँ पर तो जो है स्थिर होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रव्रजन या माइग्रेशन की वजह से भी कभी ये जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है होती। वहीं अब हम यहाँ पर समझते हैं सर्वाधिक जनसंख्यीय वृद्धि दर वाले या दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं उनमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? इंदौर, जिसकी जनसंख्या 32.9% बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में। फिर झाबुआ 30.7, भोपाल 28.6, सिंगरौली 28.0, बड़वानी 27.6। वहीं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले में सबसे पहला हो जाएगा अनूपपुर। अनूपपुर की जनसंख्या केवल और केवल 12.3% ही बढ़ी है। फिर बैतूल 12.9, फिर छिंदवाड़ा 13.1, मंदसौर 13.2, बालाघाट 13.6। अब हम अगली जो समझते हैं वो है शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या। यहाँ पर शहरी जनसंख्या से तात्पर्य जनसंख्या वह जो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वो ग्रामीण जनसंख्या होगी। अब 2011 के आंकड़ों के अनुसार मैं पहले ही बता चुका हूँ 5.25 करोड़ 5,25,00,000 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनका प्रतिशत है 72.3। वहीं अगर हम देखें तो 2 करोड़
जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनका प्रतिशत है 27.3। सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है ग्रामीण, जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा, और शहरी जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। अब हम एक एक करके शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को समझते हैं। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? भोपाल में, राइट। कितनी? 80.8%। फिर इंदौर में 74.1%। फिर तीसरा ग्वालियर 62.7%। ध्यान रखना यहाँ पर जो हमने पढ़ा था नगरीय जनसंख्या, तो ये अगर हम देखें तो सबसे अधिक संख्या में जो नगरीय जनसंख्या है वो इंदौर में है, लेकिन प्रतिशत की बात करते हैं तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भोपाल की है 80.7, फिर इंदौर की 74.1, फिर ग्वालियर की 62.7। अब न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो है सबसे कम डिंडोरी में, केवल 4.6%। फिर अलीराजपुर में 7.8%, सीधी में 8.3%, झाबुआ की 9%, और सिवनी की केवल 11% जनसंख्या क्या है? शहरों में निवास करती है। वहीं अब समझते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो निवास करती है कहाँ पर? डिंडोरी में, राइट। डिंडोरी की 95.4% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। फिर अलीराजपुर की 92.2, फिर सीधी की 91.7। वहीं अगर हम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो पहला हो जाएगा भोपाल 19.1, दूसरा इंदौर 25.9, तीसरा ग्वालियर 37.3। अब हम यहाँ पर जब जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की डेमोग्राफी को जान लेना भी जरूरी है। तो हम यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करते हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 1,13,42,320, राइट, जिसमें से पुरुष हैं 59,08,638, वहीं महिलाएं हैं 54,33,682। और ये जो 1,13,00,000 जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितनी है? 15.6% है। इसके साथ ही हमारे देश में सभी संघ एवं राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, एवं प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में 17वां स्थान है। अब हम यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले पढ़ेंगे, राइट, किसमें? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले उज्जैन 26.37, दतिया 25.46, फिर टीकमगढ़ 25.02%, शाजापुर 23.4 और छतरपुर 23% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति की है। फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं उसमें सबसे पहला हो जाएगा झाबुआ, इसकी केवल 1.7% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। फिर दूसरा हो जाएगा अलीराजपुर 3.7, मंडला 4.6, डिंडोरी 5.6, फिर बड़वानी 6.3। वहीं अब अगर हम देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति किसमें? संख्या में। तो संख्या में कहां पर है? इंदौर में, राइट। जनसंख्या में उज्जैन में, और प्रतिशत में उज्जैन में, और जनसंख्या में इंदौर में। इंदौर की 5,45,000 जनसंख्या अनुसूचित जाति से है। फिर उज्जैन की 5,23,000 जनसंख्या, सागर की 5,01,000 जनसंख्या, मुरैना की 4,21,000 जनसंख्या, एवं छतरपुर की 4,05,000 जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति किसमें? संख्या में कहां पर? झाबुआ में, केवल 17,427। फिर अलीराजपुर में 26,877, डिंडोरी में 39,782, मंडला में 48,425, उमरिया में 58,123।
45 के बाद। अब 2011 की जनगणना अनुसार हम यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को पढ़ते हैं, राइट। और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के मामले में देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है, राइट। इसके साथ ही 2011 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें 77,19,000 पुरुष हैं और 75,97,000 महिलाएं हैं, राइट। और ये राज्य की कुल जनसंख्या का 21.3% है। कुल जनसंख्या 1,53,00,000, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.1%, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का देश में अनुसूचित जनजाति के मामले में पहले स्थान पर आता है, राइट। और प्रतिशत के बात करें तो प्रतिशत में 13वां स्थान आता है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले किसमें, संख्या में, तो वो कहाँ पर है, धार में है। धार की 12,22,814 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। फिर बड़वानी की 9,62,000, झाबुआ की 8,91,000, छिंदवाड़ा की 7,69,000 और पश्चिमी निमाड़, ये पहले कौन था, खरगोन, राइट, तो उसकी 7,30,000 जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की किसमें, जनसंख्या में, राइट। तो संख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो पहला हो जाएगा भिंड की केवल 6,131, दतिया की 15,000, मुरैना की 17,000, मंदसौर में 33,000, शाजापुर में 37,000 जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की है। वहीं अब प्रतिशत में देखें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो अलीराजपुर की 89% जनसंख्या, झाबुआ की 87, बड़वानी की 69, डिंडोरी की 64 एवं मंडला की 57% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से है। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले प्रतिशत में देखें तो भिंड में केवल 0.4% जनजाति अनुसूचित जनजाति है, मुरैना में 0.9, दतिया में 1.9, मंदसौर में 2 क्या हो जाएगा 5% जनसंख्या, राइट। अंततः अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में कई जो हैं धर्मों के लोग निवास करते हैं, राइट। और मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी में अगर हम धार्मिक जनसंख्या को देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो आबादी है वो किसकी है, हिंदू धर्म की है, जो कि 90.89% है। और देश में मध्य प्रदेश का हिंदू धर्म की आबादी के आधार पर चौथा स्थान है, जिसकी साक्षरता है 62.8%। दूसरी जनसंख्या है मुस्लिम जनजाति, मुस्लिम की 6.57% और देश में 21वां स्थान है, साक्षरता है 70.3%। तीसरी जनसंख्या है जैन समुदाय की 0.78%, देश में स्थान चौथा है। और जो सबसे अधिक शिक्षा जो है वो जैन धर्म की है, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला धर्म है वो हो जाएगा जैन धर्म। फिर बौद्ध धर्म की केवल 0.29% जनसंख्या है, 10वां स्थान है और इसकी जो साक्षरता वो 74.4। फिर मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या 0.2% क्या है उन्हें ईसाई, कुल 23वां स्थान है 85.8% जिसकी साक्षरता है। वहीं सिख धर्म की जो जनसंख्या है वो 0.2% है और कुल मिलाकर जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनकी संख्या 0.83 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, साक्षरता, राइट, फिर लिंगानुपात, जनसंख्या, क्षेत्रफल के आधार पर हमने यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में डेमोग्राफी को पढ़ा है एवं समझाता है। अगले लेक्चर में जो जनसंख्या की या जो जननांग की परिदृश्य की जो प्रवृत्तियां हैं या उसके प्रभाव हैं
या फिर अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।